मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आज एफआईआर के बारे में फुली एक्सप्लेन करूंगा। ऑल अबाउट एफआईआर। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी क्राइम की जब जानकारी पुलिस को दी जाती है और उसे पुलिस वाला लिख लेता है या जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो एफआईआर कहलाती है। दो तरह के ऑप्शन रहते हैं। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज करे और अगर वो लिखने से मना करता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में प्रावधान है। पुराना प्रावधान धारा 154 में था। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को यह पावर रहता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के संज्ञेय अपराध में व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकती है। तो एनी और इंफॉर्मेशन given to a police officer regarding the cognizable offenses FIR, ये आपको जानना चाहिए। पहले ये सेक्शन 154 सीआरपीसी का था, जो अब 173 BNSS 2023 का है। लेस सीरियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस दो तरह के होते हैं। अर्जेंट नेचर के जो होते हैं सीरियस ऑफेंस, जिनमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती है, वो हीनियस ऑफेंसेज रहते हैं। एफआईआर लिखना पुलिस की ड्यूटी है और यदि वो इनकार करता है, पहले एसपी को भेजिए, पुलिस के डीजी को दे सकते हैं, डीएसपी को दे सकते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट केस में आपका केस रजिस्टर्ड करके उसकी जांच भी करा सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने आपको एफआईआर, एक नॉन कॉग्निजेबल होती है अदम दस्तंदाजी रिपोर्ट, जिसे नॉन एनसीआर भी कहा जाता है। ये सेक्शन 155 पुराना सीआरपीसी में था। इसमें आपको मजिस्ट्रेट की शरण लेनी होती है। पुलिस वाले ही बोल देते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, आप मजिस्ट्रेट के यहाँ इस्तगासा या कंप्लेंट पेश कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है और पूरा इन्वेस्टिगेशन आफ्टर, तीनों में ही इन्वेस्टिगेशन होता ही है। तो एफआईआर जो है वो एक्यूज्ड को क्या उसके द्वारा किया गया है, अनुसंधान में ये पता किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और इसके बाद पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करके या तो चार्जशीट पेश करती है या कई बार अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है, खात्मा भी लग जाता है, जिसे एफआईआर फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। या फिर अगर फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो उसके विरुद्ध 182, 211 पुरानी कार्यवाही सीआरपीसी के अंतर्गत होती थी। तो यह आपको जानना चाहिए। महिला से संबंधित यदि कोई अपराध है तो 2013 में एफआईआर लॉन्च करने के लिए इन्होंने कहा है कोई स्टॉकिंग का केस है, रेप आदि का है, तो किडनैपिंग का है, तो महिला उसके अंदर, उसके लिए महिला पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसका अगर इस स्थिति में है कि वो पुलिस थाने नहीं जा सकती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी। ये आपको जानना चाहिए। तो एफआईआर एक इंपॉर्टेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, और डिलेइंग इन एफआईआर इज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन। अगर आप रिपोर्ट करने में देरी करते हैं तो ये देरी अभियोजन के लिए घातक हो सकती है। अभियोजन जो है राज्य सरकार चलाती है विक्टिम की तरफ से, यह आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कई बार पुलिस वाले पैसे की डिमांड करते हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ाते हैं। तो इसके लिए एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो आपको जानना चाहिए। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह थी कि माइनर थी, किडनैपिंग हुआ था, एफआईआर लिख दी गई और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया। उन्होंने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर लेना मैंडेटरी है पुलिस के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेक्शन 173 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की केवल कुछ मामलों में जरूरत नहीं रहती है। जैसे कोई जरूरत पड़ती है, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। कमर्शियल कोई मैटर है, डिस्प्यूट्स हैं, मेडिकल कोई नेग्लिजेंस का मामला है, फॉल्स केस है, तो इस तरह के मामलों में पुलिस चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एक विद इन टाइम लिमिट दी है और 7 दिन के अंदर उनको ये बताना होगा कि क्या उन्होंने पाया और उसके बाद कार्रवाई करनी होगी। तो जनरल डायरी में लेकिन ये सब लिखा जाएगा, जिसे पुलिस डायरी भी कहा जाता है। एक रोजनामचा भी होता है इनके यहाँ। एफआईआर लॉन्च करने से अगर पुलिस वाला मना करता है तो आप 173 और 154 जिसमें एफआईआर लॉन्च होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, एसपी, डीएसपी, डीजी के यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर इस्तगासा भी पेश कर सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट जिसे कहा जाता है। तो ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल अपराध आपको मालूम होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो
सीरियस नेचर के होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो अदम-दस्तंदाजी, जिनमें मजिस्ट्रेट के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। तो कोई भी इंसान को ये एक वैधानिक राइट है कि उसकी एफआईआर कोई अगर घटना अपराध के संबंध में हुई है तो वो उसकी रिपोर्ट करे, और पुलिस की ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो उसको लिखे, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे, उस पर उसकी दस्तखत कराए। यह इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। और इंफॉर्मेशन यदि नहीं लिखी जाती है तो ये पुलिस के लिए घातक हो सकता है। इसके लिए कोर्ट चाहे तो उसे कंटेम्प्ट में भी दोषी पा सकती है। कोरेबोरेटिव या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एफआईआर का यूज हो सकता है, और एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से एक अग्नू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला हुआ था जो आपको जानना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है, उसकी पुलिस में लिखित रिपोर्ट की जाती है, मौखिक की जाती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, तो पुलिस को वो रिपोर्ट लिखना चाहिए। दूसरे, जीरो एफआईआर का भी नए प्रोविजंस में कंसेप्ट है। कहीं भी जहां घटना घटित होती है, अपराध घटित होता है, वहां उसको जीरो पे कायमी होती है, बाद में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित ज्यूरिसडिक्शन के थाने में भेज दी जाती है। ये आपको जानना चाहिए। ई एफआईआर आप कर सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान आपको पता होने चाहिए, और इसको प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। जो अपराध कॉग्निजेबल से संबंधित है, नॉन कॉग्निजेबल है वो अदम दस्तंदाजी, उसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने की सजा दी जाती है, की सिफारिश की जाती है। यह आपको जानना चाहिए। इस तरह मैंने आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी या अपराध के संबंध में पुलिस को दी जाने वाली क्राइम के संबंध में जानकारी के बारे में बताया। मैं समझता हूं वीडियो में खास चीजें मैंने, और ये आप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 तथा अग्नू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट के मामले को जरूर देखें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उसको भी देखें। उसके वीडियोस अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। हृदय से साधुवाद देता हूं। लगभग मेरे 96,200 सब्सक्राइबर हो गए और 4,000 वीडियोस अपलोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।